अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में जब से इलेक्शन की तारीख का अनाउंस हुआ है, अभी कंफर्म डेट नहीं हुई है। भाई जनवरी का एंड कह रहे हैं, कोई 26 जनवरी कह रहा है, कोई 25 जनवरी कह रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। तब से अब ये पॉलिटिकल मनूवरिंग हो रही है। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ज़ाहिर GHQ के इर्द गिर्द घूमती है कि सबको पता है कि आर्मी ने फैसले करने हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ नवाज शरीफ की पार्टी है, इमरान खान की पार्टी माइनस नज़र आती है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नाम से गिलानी ने वो बनाई है पार्टी, और उसमें सारे लोटे जमा किए हैं। एक तरफ नई पार्टी और सुनने में आ रहा है कि बन रही है, जिसमें नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया था तो नवाज शरीफ की पार्टी ने 1 साल के लिए खाकान अब्बासी को बनाया था प्राइम मिनिस्टर। वो नवाज शरीफ की पार्टी से नाराज़ नज़र आते हैं, और वो बार बार एक ऐसी नवाज शरीफ की पार्टी के हवाले से खबरें दे रहे हैं जिससे लगता है कि वो शायद अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी से निकाले गए सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, इसी तरह मिफ्ता इस्माइल थे जो इमरान खान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये सब भी नज़र आता है कि खाकान अब्बासी के साथ मिलकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। इस बार इन सारी चीज़ों को देख के ये लगता है कि पाकिस्तान आर्मी ने पक्का डिसाइड कर लिया है कि पहले भी ये डिसाइड किया हुआ होता था, किसी को मेजॉरिटी इतनी नहीं देते थे कि वो अकेला गवर्नमेंट बनाए। इमरान खान को भी MQM और बाप पार्टी और उन सब के भीख मांगनी पड़ी थी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और ये पाकिस्तान में 97 में नवाज शरीफ को एक बार मेजॉरिटी मिली थी, बाकी कभी भी मेजॉरिटी पाकिस्तान में किसी पार्टी को दी नहीं जाती। लेकिन इस बार तो बड़ी पार्टी बनने ही नहीं दिया जाएगा किसी को। 320 का हाउस है, शायद 320 के हाउस में से किसी को 60, 70, 80 सीटों से ज़्यादा नहीं देंगे। पहले पाकिस्तान में 2 पार्टियों का रिवाज होता था, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ, बाकी छोटी मोटी पार्टियां मिलके वो होती थीं। अब एक ही साइज़ की 4-5 पार्टियां बनने जा रही हैं, और अगले इलेक्शन में नज़र ये आ रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये खाकान अब्बासी की पार्टी, पीपल्स पार्टी, MQM, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, लब्बैक पार्टी, इन सब के दरमियान जमात इस्लामी, इन सब के दरमियान वो डिवाइड किया जाएगा। और फिर 5, 6, 7 पार्टियों का एक वो होगा जो आपस में ही रस्सा खींची में लगे रहेंगे, और आर्मी आराम से बैठ के अपना रूल चलाती रहेगी। अजीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपके सामने 3-4 पार्टियों की पोजीशन रखूँगा। पहले हम नवाज शरीफ की पार्टी को देखें। नवाज शरीफ अभी तक लंदन में ही बैठा है, और 2 हफ्ते की छुट्टी लेके कोर्ट से गया था। आज 3-4 साल से लंदन में ही बैठा है, वापस आने का नाम नहीं ले रहा, और इतना डर रहा है कि दुबई तक आता है, सऊदी अरब तक आता है, वापस चला जाता है। और अब ये पोजीशन है कि शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर ख़त्म होने के बाद 3-4 बार लंदन जा चुका है। लंदन में ही होता है, 1 आध दिन के लिए पाकिस्तान आता है, वापस चला जाता है। यही मरियम नवाज का है कि लंदन जाती है, 2 हफ्ते रहती है, 1-2 दिन के लिए आती है, फिर चली जाती है। लंदन में कहते हैं, मतलब प्रेस रिलीज ये आती है कि मुस्लिम लीग नून की पार्टी की मीटिंग हुई, और जब उस मीटिंग की फ़ोटो आती है सामने, तो नवाज शरीफ बैठा होता है, इस तरफ शहबाज शरीफ इसका भाई बैठा होता है, इस तरफ इसाक डार इसका समधी बैठा होता है, बराबर में एक और कुर्सी पे मरियम नवाज इसकी बेटी बैठी होती है, उस तरफ आबिद शेर अली बैठा होता है जो कि नवाज शरीफ की बीवी का भांजा है। और मतलब ये पूरा एक ख़ानदानी पार्टी। और ये शुरू से नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून जब बनाई गई थी, वापस बनाई तो अंग्रेज़ों के ज़माने में थी, लेकिन फिर ये जब नून बनी, ये उस वक्त बनी थी कि जब ज़ियाउल हक ने 1985 में नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन कराए थे, तो फिर इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट के अंदर सबको एक पॉलिटिकल लीडरशिप में लाए, तो मुस्लिम लीग के उस पे लेके आए।
और जुनेजो मुस्लिम लीग का जुनेजो जो था, मोहम्मद खान जुनेजो, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। फिर 88 में जब ज़ियाउल हक ने जुनेजो गवर्नमेंट ख़त्म की और नए इलेक्शन का ऐलान किया तो मुस्लिम लीग 3 ग्रुप में बंट गई, जुनेजो लीग, फंक्शनल लीग और नवाज लीग। और तब से ये नवाज लीग आए जा रही है। इसके बाद भी इसमें कायदे आज़म लीग बनी, इसमें शेख रशीद ने अवामी लीग बनाई और इसमें ज़ियाउल हक के बेटे इजाज़ुल हक ने मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप बनाई। और इस तरह ग्रुप्स बनते रहे, लेकिन मेजर ग्रुप ज़ाहिर नवाज शरीफ का रहा। और नवाज शरीफ इस हद तक खुल के ख़ानदानी पॉलिटिक्स करता रहा कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बनता था तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर अपने भाई को बनाता था। और अभी भी हमने देखा कि शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बना तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर अपने बेटे को बनाया। आगे भी सुनने में ये आ रहा है कि अगर किसी सूरत नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बना तो मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और हमजा शहबाज जो कि शहबाज शरीफ का बेटा है उसको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये टोटल ख़ानदानी पार्टी है। इसमें एक और भी है ख्वाजा साद रफ़ीक, ये भी हर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहा है। ये भी नवाज शरीफ का कोई भांजा भतीजा करीब का रिश्तेदार है। अजीज़ दोस्तों, नवाज शरीफ ने लंदन में इसके भाई ने जब जाके कहा कि अब आप वापस आ जाएं, तो उसने कहा यार मुझे आर्मी पे भरोसा नहीं, ये हमें मामू बना रहे हैं और हो सकता है कि ये पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट में लाएं और मैं वहाँ पे आऊँगा तो मेरा केस वापस खोल देंगे और मुझे तो ऑलरेडी अदालत से सज़ा हुई है तो मुझे फिर जेल में बंद कर देंगे और मैं लंदन में यहाँ पे अय्याशियों से रह रहा हूँ, मैं वहाँ फिर जेल में कैसे रहूँगा। और यकीनन बात सही है, जब यहाँ पे रोज़ ही वीडियोज़ लगती हैं कि आज नवाज शरीफ के यहाँ ये मीटिंग हुई, तो मैं देख रहा था कि मरियम नवाज जब ऑफिस आई, मुस्लिम लीग नून का ऑफिस सेंट्रल लंदन में मिलियंस ऑफ डॉलर की, मिलियंस ऑफ पाउंड के घर में बनाया गया है, तो वो जब गाड़ी से उतरी तो गाड़ी कौन सी थी? बेंटली, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स। नवाज शरीफ जब गाड़ी में जाता है तो बेंटली। घर, अपार्टमेंट जिस इलाके में है एवनफील्ड लंदन में, वो मिलियंस ऑफ पाउंड में है। मतलब ये जो घर में हम रह रहे हैं किराए के घर में, ये मेरा ख्याल है 5 लाख पाउंड का होगा। तो आप सोचें वो अपार्टमेंट मिलियंस ऑफ पाउंड का। तो ये अमीर लोग, अय्याशियाँ करने वाले लोग, ये आम आदमी के लिए क्या सोचेंगे। तो खैर, नवाज शरीफ ने एक जगह बयान दे दिया कि हम हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले बाजवा का और फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल करेंगे और उनके ऊपर केस बनाएंगे, उनको अदालत में लेके आएंगे। शहबाज शरीफ को बुलाया फिर आसिम मुनीर ने कि फौज मुकद्दस गाय है, फौज को आप अदालत में, चाहे कितना भी रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, फौज का अदालत में जाना मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ को बोलो कि फिर तुम्हारा चांस ख़त्म। तो शहबाज शरीफ भागे फिर लंदन और नवाज शरीफ को बोला कि भाई ये क्या कर रहे हैं और छोड़ें। और फिर इनकी मीटिंग हुई और फिर इसहाक डार ने कहा कि बयान दिया कि नहीं, हमने फैसला किया है कि इंतकाम, रिवेंज, बदला हमारी सियासत नहीं होगी, हमारी सियासत, हमारी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक होगी और हम इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए सब चीज़ें करेंगे, लेकिन अब हम बदले के लिए तैयार नहीं हैं। तो अजीज़ दोस्तों, नवाज शरीफ के वापस आने के हिसाब से मुझे एक चुटकुला याद आया कि एक आदमी को कहीं से पुरानी बंदूक मिली तो वो शिकार करने जंगल चला गया। वहाँ उसे एक रीछ नज़र आया, उसने निशाना लेके बंदूक चलाई, बंदूक पुरानी थी, धुआं निकला और चारों तरफ फैल गया। जब चंद लम्हों बाद धुआं छुटा तो उस आदमी ने रीछ को अपने पीछे खड़े देखा। आदमी रीछ के कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। रीछ ने कहा कि एक शर्त पे माफ़ करूँगा, वो ये कि तुम मुझे अपने साथ सेक्स करने दो। आदमी ने सोचा चलो जंगल में कोई दूसरा तो है नहीं, चुपचाप जान बचा ली जाए। वो मान गया और रीछ ने अपना काम किया और चला गया।
आदमी ने अपनी शलवार बांधी, गुस्से से इसका बुरा हाल था। उसने एक बार फिर बंदूक उठाई और रीछ पर फायर कर दिया। फिर धुआं निकला और वो फिर रीछ इसके सर पे खड़ा था। आदमी ने फिर माफ़ी मांगी और रीछ ने फिर वही शर्त रखी और आदमी के साथ अपना काम करके फिर वो जा गया। जब तीसरी बार वो आदमी अपनी शलवार बांध रहा था तो उसे फिर गुस्सा आया कि एक जानवर 2 बार उसका बलात्कार कर चुका है। उसने फिर फायर किया और फिर वही सीन हुआ। थोड़ी देर घूरने के बाद रीछ ने उससे कहा कि भाई साहब, बहुत खुजली हो रही है तुम्हें, तुम यहाँ पे मेरा शिकार करने आए हो कि अपनी खुजली मिटाने आए हो? तो यही हाल मियाँ साहब का है। मियाँ साहब भी 3 बार रीछ का शिकार करते हैं। रीछ मीन्स पाकिस्तान आर्मी। और फिर तीनों बार अपनी शलवार बांध के। तो अब आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को यही मैसेज के साथ भेजा है लंदन कि भाई साहब, क्या खुजली मिटाने के लिए आना है या वाकई आर्मी का शिकार करना चाहते हो? तो अजीज दोस्तों, ये थी नून लीग की कहानी। थोड़ा पीटीआई के बारे में बता दूं कि पीटीआई के पॉलिटिक्स भी ज़ाहिर एक आदमी के गिर्द घूमती है और उसी को हर तरफ पीटीआई में सिवाय इमरान खान के कुछ भी ना था ना है। इसके दोस्त थे, अय्याश दोस्त थे, वो भी सब चले गए। एक इसकी पीरनी फकीरनी बीवी है और पीरनी फकीरनी के 2 शौहर हैं। इमरान खान तो है ही अंदर, दूसरा शौहर भी अब अंदर है। जो पहला शौहर, इमरान तो दूसरा है, वो पहला शौहर है, उसको भी करप्शन के चार्ज में अब अंदर कर लिया गया है। पीरनी के खिलाफ भी रोज़ पेशियां होती हैं, रोज़ पीरनी अदालतों में, नेब में अपनी पेशियां दे रही है और लगता यही है कि पीरनी को भी किसी दिन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खावर माने का इसका पहला शौहर, जो कि अपने इलाके का बादशाह बना हुआ था इमरान खान के दौर में, और ज़ाहिर है इसीलिए इसने अपनी 30 साल पुरानी शादी तोड़ के अपनी बीवी इमरान खान की गोद में दे दी थी। और वो अय्याशियाँ अब गले पड़ रही हैं इमरान खान की अपनी अहंकार, एरोगेंस की वजह से। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान का वकील जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा इमरान खान का लीडर बना हुआ है और वो रोज़ एक बयान देता है। और तकरीबन 4 महीने से इमरान खान बंद है, 3-4 महीने से, तब से ये एक ही बयान दे रहा है कि जेल में इमरान खान की जान को ख़तरा है। अब इसको अटक जेल से अडियाला जेल में शिफ्ट करने के अदालत ने ऑर्डर दिए। तो इसने पहले ये अटक जेल में खुश नहीं था और कह रहा था नहीं मुझे इधर से निकालो। जब इसके ये ऑर्डर आए तो उसने कहा नहीं, मैं अटक जेल में ठीक हूँ, मुझे अडियाला जेल में नहीं जाना। अब अडियाला जेल के बारे में कहा जाता है कि इसको एक बहुत ही बदबूदार अंधेरे कमरे में रखा गया है जिसमें ये वॉक भी नहीं कर सकता। बहुत छोटा सा सेल है इसका और बिल्कुल अलग थलग है, पब्लिक से दूर रखा गया है, ये है वो है। तो भाई साहब, जान खतरे में है तो फिर पब्लिक में तो तुम्हें नहीं रखेंगे ना। जेल में तो सारे गुंडे मवाली होते हैं, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, कातिल होते हैं, तो तुम्हारी जान को ज़्यादा खतरा होगा ना पब्लिक में। तो इसलिए तुम्हें अलग थलग रखा है। तो खैर, इसके वकील का झगड़ा हुआ नवाज शरीफ की पार्टी से एक टीवी प्रोग्राम में, जावेद चौधरी के टीवी प्रोग्राम में। अच्छा, ये जो मार कुटाई होती है ना प्रोग्राम के दौरान, ये ज़्यादातर पाकिस्तान में जावेद चौधरी के प्रोग्राम में होती है। तो ये ज़रा देखिए। चाटते चाटते यहाँ तक पहुंचा है इमरान खान, दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। बूट चाट इतना बड़ा बूट चाट है कोई नहीं। उम्र किया है इमरान खान तो नस्ली है, इमरान खान तो नस्ली है, बूट चाट है इमरान खान। उससे बड़ा तो बूट चाट इस मुल्क में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। नहीं यार, वो खानदानी हरामखोर भी है, यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार इसको, एक बार पकड़ो यार, पकड़ो यार, नहीं पकड़ो पकड़ो, नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यार, इधर आओ इधर आओ, अंदर आओ अंदर आओ, छोड़ 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 ओए छोड़ 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 यार, छोड़ 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 यार, छोड़ 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 अरे छोड़ यार, ओए छोड़ छोड़, बस 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 यार, बस 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 यार, अफनान 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 नहीं यार, नहीं छोड़ छोड़, ये उनको एक को बाल लेगा, नहीं यार अफनान नहीं, अफनान। अजीज दोस्तों,
पीटीआई के साथ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी जुल्म कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे उस जुल्म पे इसलिए दुख नहीं है कि पीटीआई जब गवर्नमेंट में 4 साल मज़े से रही तो यही जुल्म बलोचों, सिंधियों, पख्तूनों, मुहाजिरों पे हो रहा था। ख़ास तौर पे बलोच, पख्तून और मुहाजिरों के ऊपर जो हुआ ये सबको पता है। देखें, एमक्यूएम में कई खराबियां हो सकती हैं, लेकिन एमक्यूएम एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिकल पार्टी थी। और ये हमारे एक दोस्त हैं, कनाडा में रहते हैं, ये गवर्नमेंट सर्विस में थे। इन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, ये एक्टर थे, काफ़ी मशहूर ड्रामों में आ चुके थे। एक फ़िल्म बनाई थी मालिक, और बड़ा पैसा उसमें खर्च किया, अपना पूरा ज़िंदगी भर की पूंजी लगा दी। वो मालिक फ़िल्म पाकिस्तान आर्मी के बारे में, जो पाकिस्तान आर्मी जुल्म करती है, बंद लफ्ज़ों में उसके ऊपर थी। तो इनका बाजा बज गया और इनको भागना पड़ा और ये कनाडा चले गए। ये एमक्यूएम में कभी नहीं रहे। इन्होंने अभी एमक्यूएम के बारे में कहा, जो भी शख्स फ्यूडल के सामने खड़ा होगा, जिनके पास सारा लैंड भी ओन करते हैं और जो उस मुल्क की इंडस्ट्री भी ओन करते हैं, उसको क्रश कर दिया जाएगा। मालिक का एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम था, फ्यूडल को चैलेंज करती थी। दस्ती साहब क्या कर रहे हैं? फ्यूडल को चैलेंज कर रहे हैं। अब जिस बात पे मुझे शायद गालियाँ पड़ेंगी, मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है एमक्यूएम क्या है? शायद इस मुल्क की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो नॉन फ्यूडल थी और ऑर्गेनाइज्ड भी थी। अब आप मुझे गालियां देते हैं, कहेंगे मैं एमक्यूएम का हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन ज़रा सोचिएगा सही। आई मीन व्हाई इज़न्ट एवरीबडी अ गैंग? Weren't these people actually more urbanized and most educated and most organized and most anti-feudal and maybe most threatening to the feudal system? I don't know. पाकिस्तान जिंदाबाद। अजीज दोस्तों, ये भी हकीकत है कि एमक्यूएम ने पाकिस्तान में स्टेटस को की पॉलिटिक्स को तोड़ा था। जब भी जिस रफ्तार से ये बढ़ रही थी, इसको रोका गया। एमक्यूएम में बेशुमार खराबियां होंगी, लेकिन उसके ऊपर भारी थी उसकी क्वालिटीज़। जैसे कि पाकिस्तान में जब एमक्यूएम की एंट्री हुई ज़ियाउल हक के एंड पीरियड में, उस वक्त पाकिस्तान में 2 किस्म की पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। एक थी डायनास्टिक पीपल्स पार्टी भुट्टो ख़ानदान पे, नवाज शरीफ ख़ानदान पे, और एक थी रिलीजियस पार्टीज़, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह। एमक्यूएम में ना जागीरदार थे ना मुल्ला थे, ट्रू सेक्युलर पार्टी थी और कहीं इस्लाम का नाम यूज़ नहीं करती थी। इस्लामाइजेशन इसके अंदर था ही नहीं, ना कोई जागीरदार था, ना कोई ख़ानदानी पॉलिटिक्स थी। और उसमें ये खूबी थी कि एमक्यूएम के लीडर अल्ताफ़ हुसैन और उसके प्रेसिडेंट चेयरमैन अजीम तारिक कभी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं लेते थे, मतलब इलेक्शन में जाते ही नहीं थे। वो कैंडिडेट्स खड़े करते थे और अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे वो कैंडिडेट जीतते थे। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने कभी ना कोई पोजीशन ली, ना सदर बने, ना प्राइम मिनिस्टर बने, ना चीफ मिनिस्टर बने, ना मिनिस्टर बने, ना मेयर बने, ना कुछ, ना एमएनए एमपीए कुछ भी नहीं बने। कभी सरकारी कोई पोजीशन नहीं ली, पार्टी को चलाते रहे। और इससे उसमें देखें खराबियां जो एमक्यू में आई ना, वो इसलिए आई कि इसको शुरू से स्टेट प्रोसिक्यूशन का सामना रहा। 86 में बनी, 87 में पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में हिस्सा लिया, कराची हैदराबाद स्वीप कर लिया। 88 में बेनज़ीर भुट्टो जीती तो अल्ताफ़ हुसैन की ज़रूरत पड़ी, 13 सीटें थीं एमक्यूएम की, बेनज़ीर की 86 सीटें थीं। इलेक्शन में उसको गवर्नमेंट बनाना मुश्किल था, 93 सीटें थी शायद, उस वक्त 217 का हाउस होता था। तो अल्ताफ़ भाई के घर पे आई वो, और फिर जैसे ही हुकूमत बनी बेनज़ीर ने मारना शुरू किया एमक्यूएम के लोगों को। फिर नवाज शरीफ ने एमक्यूएम के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई। 92 में नवाज शरीफ ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो एमक्यूएम के खिलाफ आर्मी शुरू से ऑपरेशन करती रही। एमक्यूएम के ऊपर राइट फ्रॉम बिगिनिंग ये आरोप लगता रहा कि ये रॉ पार्टी है, ये रॉ की फंडेड पार्टी है, या इंडिया की एजेंट है, फलाने ढुमकाने। क्योंकि उनको खतरा था कि अगर एमक्यूएम वाली पॉलिटिक्स पूरे पाकिस्तान में आ गई, जहाँ पे आम आदमी, क्योंकि एमक्यूएम आम आदमियों को इलेक्शन में, जैसे मुझे मेयर बनाया ना, इसी तरह कोई
वो पढ़े लिखे होते थे। कितने डॉक्टर थे। पहला मेयर जो बनाया वो डॉक्टर फारूक सत्तार था। इंजीनियर थे, पढ़े लिखे, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से लोगों को भेजा। ये पॉलिटिक्स पूरे पाकिस्तान में फैल जाती तो पाकिस्तान में आर्मी का फिर सत्यानाश हो जाता। पॉपुलर पब्लिक लीडर बन गए थे कराची हैदराबाद के, तो उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनमें खराबियां की गई, उनके लोगों को करप्ट किया गया और सब चीज़ें। बहरहाल पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के ऊपर बदनुमा दाग है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जागीरदार पॉलिटिक्स को पाकिस्तान में प्रोमोट किया, स्ट्रॉन्ग किया और आर्मी के हाथ में हाथ मिला के चलते रहे। अमेरिका की ख्वाहिश पे फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि चाइना और रशिया की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा था उसका, और सुनते थे हम कि ग्वादर, उस ज़माने में तो ग्वादर एक छोटा सा मछेरों की बस्ती थी, उसको रशिया के साथ डील हो रही थी कि रशिया को दे दिया जाएगा। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमेरिका के कहने पे ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ के फांसी पे लटका दिया ना जब, तो फिर रशिया अफ़गानिस्तान की तरफ आया। वरना अगर भुट्टो ने ग्वादर रशिया को दे देना था तो अफ़गानिस्तान पे रशिया का इन्वेजन ना होता और अमेरिका का इस इलाके में रसूख ख़त्म हो जाता। वरना भुट्टो भी इसी तबाशुदा आर्मी, जिसके 93,000 फौजी भारत की कैद में थे, जो हार चुकी थी जंग, उसको वापस जिंदा तो आर्मी भुट्टो ने ही किया ना, एटम बम बना के, तो ये सब करके। खैर, भुट्टो की पॉलिटिक्स पे आज तक पीपल्स पार्टी चल रही है। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कुछ भी कहा जाए, इसकी तारीफ की जाए, वो एक फ्यूडल लॉर्ड थी, वो एक जागीरदारनी थी और बदतरीन जागीरदारनी थी। और आज इसका बेटा, उसकी शक्ल देख लें आप, ये बेनज़ीर भुट्टो का नया जन्म है। और ये जिस किस्म की बातें करता है ना, अब जैसे अभी बेनज़ीर भुट्टो के भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बरसी थी, उस पर यह बयान दे रहा है कि 27 साल पहले एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने एक और भुट्टो को शहीद कर दिया। मेरे मामू शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो खाली 42 साल का था। आपको पता है मीर मुर्तज़ा भुट्टो जब मरा था, इसको पुलिस ने मारा था कराची में। कौन प्राइम मिनिस्टर था पता है? बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। आसिफ जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की मां नुसरत भुट्टो को दिमागी मरीज बना दिया था, उसको बंद करके एक कमरे में रखा था और वो मरीजा बन गई थी। जब आर्मी ने बेनज़ीर भुट्टो के भाई शाहनवाज भुट्टो को पेरिस में जहर दे के मार दिया, और ये मुर्तज़ा भुट्टो ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अल जुल्फ़िकार नाम से, और कराची में ऑयल रिफाइनरी पे रॉकेट हमले किए, ट्रेन की पटड़ियाँ उखाड़ी, इन्होंने हवाई जहाज़ अगवा किया। सलामुल्लाह टिप्पू पीपल्स पार्टी का कारकुन, उसने हवाई जहाज़ अगवा किया, और ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा था मुर्तज़ा भुट्टो ज़िया-उल हक की गवर्नमेंट के खिलाफ, विच मे बी हैड एज रीज़न कि हाँ ठीक है, ज़ाहिर मिलिट्री डिक्टेटर था तो वो उसके खिलाफ। लेकिन जब 88 में जुल्फ़िकार ज़िया-उल हक मर गया और बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो इसके भाई ने कहा कि अब मैं पाकिस्तान आऊँ, मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने। उसने कहा नहीं भाई अभी नहीं, अभी मेरी ज़रा पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, और अभी आर्मी से जो डील हुई है जिसके तहत मैं आई हूँ, उसमें उन्होंने कहा तुम बाहर ही बैठोगे, और तुम्हारे ऊपर तो टेररिज्म के इतने केसेस हैं, तुमने तो हवाई जहाज़ अगवा किया है, तो मेरे लिए तुम्हें बचाना मुश्किल होगा। वो नहीं आया। फिर 93 में जब ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हो रहे थे ना, तो इसने कहा अब मैं आऊँ, तो इसने कहा नहीं भाई अभी नहीं हो, तो इसने कहा नहीं मैं तो आ रहा हूँ। ये आया और इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले पे इसने पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के नाम से पार्टी बनाई, यही मीर मुर्तज़ा भुट्टो, और सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने कैंडिडेट खड़े किए। तो बाकी तो कोई नहीं जीता, ये खुद सिंध असेंबली का एक सीट जीता और मेंबर बना। ये उस वक्त मेंबर ऑफ सिंध असेंबली था। ये रात को घर आ रहा था जब क्लिफ्टन कराची में,
तो इसके घर के बाहर पुलिस, जीशान काजमी पुलिस का इंस्पेक्टर था, ये भी आर्मी का बंदा था और एमक्यूएम के सैकड़ों लोगों को इसने एक्स्ट्रा जुडिशली मारा था। जीशान काजमी और पुलिस वालों ने मीर मुर्तज़ा भुट्टो को उसके घर के सामने गोलियां मार के मार दिया, क्योंकि आसिफ जरदारी ने भुट्टो की सारी जायदाद पे भी कब्जा कर लिया था और अब इसकी नज़र में सिर्फ एक ही मुर्तज़ा भुट्टो रह गया था वारिस। बेनज़ीर भुट्टो की एक बहन है सनम भुट्टो, वो छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी, वो लंदन सेटल हो गई थी, वो तब से लंदन में ही रह रही है, ना पॉलिटिक्स में आई, ना पाकिस्तान आती है, ना कुछ। तो आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिकल लेगेसी और विरासत, पैसों की अरबों रुपए का इनका हिसाब किताब है, सिंध का सबसे अमीर खानदान है ये, उसने कब्जा कर लिया। अब मीर मुर्तज़ा भुट्टो था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो, सिंध में चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का, आसिफ जरदारी उस वक्त किंग था, उसकी बीवी प्राइम मिनिस्टर थी, ये खुद भी मिनिस्टर था। उसने जीशान काजमी के जरिए अपने साले को मरवा दिया, जिसके लिए आज ये टसवे बाहर आए बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो खुद आर्मी की गोद में बैठा है, उस आर्मी की गोद में जिसने इसके नाना, जिसके नाम से ये पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको मारा, जिसने इसकी बीवी को मारा, इसकी माँ को मारा। इसकी माँ ने वसीयत में ये बताया था कि मुझे मुशर्रफ मरवाएगा, अगर मैं मर जाऊं मुशर्रफ पे केस बने। उसी आर्मी की गोद में बैठा है कि जिस मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो को मरवाया, उसके जो जनरलों की जो पूरी कमेटी थी उसमें आसिम मुनीर भी था, बाजवा भी था, कियानी भी था, राहिल शरीफ भी था, ये फैज़ हमीद भी था। ये सब का आज थोड़ी जॉब में लगे हैं, 30-30 साल की जॉब है इनकी। तो उस पूरे सिलसिले में ये फौज के हिस्से थे ना भाई, तुम इनके पांव में बैठे हुए हो। तो ये है पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स। तो अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कुछ हिसाब किताब आपको समझाए। इस वक्त पोजीशन ये है कि आर्मी एक मिक्स्ड चूं का मुरब्बा गवर्नमेंट लाने वाली है, अगर मजबूरन इनको इलेक्शन करवाने पड़े। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।